हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री मेड आसान के सेगमेंट में। आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 3 है और आज हम लोगों को जानना है कि किस प्रकार से भारत में इस्लाम धर्म का उदय हुआ। ध्यान रखिएगा, हम लोग सबसे पहले मिडिवल हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़े थे कि इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ था। हमने आप लोगों से बताया था कि मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है 712 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक, जिसमें सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि जो मध्यकालीन भारत के इतिहासकार जितने भी लोगों को इनके रूल रेगुलेशन के बारे में बताया, ये मुस्लिम शासक हैं, मुस्लिम रूलर हैं। तो इन मुस्लिम रूलरों के बारे में हमें जानने से पहले हमें इस्लाम के बारे में जानना पड़ा, जिसकी वजह से हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था अरबों के बारे में, जिसमें इस्लाम धर्म की उत्पत्ति से लेकर के पैगंबर मोहम्मद साहब तक का संपूर्ण हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा। किस प्रकार से भारत में इस्लाम धर्म का उदय हो रहा है, ये हमारे आज की टॉपिक है। तो ध्यान रखिएगा, इसी के अंतर्गत हम सबसे पहले कुछ चीज़ों को आपको बताना चाहेंगे कि अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत में इस्लाम धर्म का उदय दो तरीके से होता है। ठीक है, इसका मतलब कि हमें आपको बताना पड़ेगा कि भारत में सबसे पहले अरबों का आक्रमण हुआ था। ये शिया और सुन्नी विवाद ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। हम लोगों को जानना पड़ेगा कि भारत में सबसे पहले जो विदेशी आक्रमण हो रहा है ये मध्यकालीन भारत के अंतर्गत, इसमें मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण है, जिसे हम लोग भारत में अरबों का सफल आक्रमण मानते हैं। ठीक है, तो पहली हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी, भारत पर अरबों का सफल आक्रमण, जो कि 711 ईस्वी व 712 ईस्वी, ये दोनों डेटे माने जाते हैं। अभी हम इस पर बात भी करेंगे कि दोनों डेट एथेंटिक क्यों हैं। ठीक है, अभी सुनने का प्रयास करिएगा, लिखना कुछ भी नहीं है। इसके बाद ध्यान रखिएगा, विदेशी आक्रमण के अंतर्गत ही हम लोगों को जानना होगा इसके अगले प्रोसेस को, मतलब कि भारत पर किस प्रकार से तुर्कों का आक्रमण होता है और तुर्कों ने भारत पर विजय प्राप्त की। ठीक है, इसी के साथ ही साथ में भारत में नए धर्म की स्थापना होती है, नए राजवंशों की स्थापना होती है, जो दिल्ली सल्तनत के रूप में हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे टॉपिक का नाम है भारत पर अरबों का सफल आक्रमण, जो अब आपकी हेडिंग हो जाएगी। और ये हेडिंग क्या होगी, 711 ईस्वी / 712 ईस्वी। ये हम दोनों डेट क्यों लिखवा रहे हैं, अभी हम थोड़ा सा इस पर बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी कभी कुछ इतिहासकारों के नाम लिख करके पूछ लिया जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम का सफल आक्रमण इतिहासकार बीडी महाजन के अनुसार क्या माना गया है। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पर पुष्टि की है कि इतिहासकार बीडी महाजन के अनुसार मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर पहला आक्रमण कब होता है, 711 ईस्वी को, जबकि हरिश्चंद्र वर्मा और अन्य इतिहासकारों का ये मानना है कि उनके अनुसार मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले भारत पर आक्रमण, भारत का तात्पर्य है सिंध से, सिंध पर आक्रमण 712 ईस्वी को करता है। ठीक है ना, तो ये डेट अक्सर आपके एग्जाम की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि इतिहासकारों के नाम से संबंधित ये प्रश्न बना करके पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण जो सिंध पर होता है ये 711 में होता है या 712 में होता है, ये दोनों डेट मानी जाती हैं। ठीक है, चलिए अब हमको सिंध के आक्रमण, अरबों के आक्रमण के कारण को समझना होगा, कारण को जानना होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसके तत्कालिक कारण भी हैं और बहुत पहले के भी कुछ रीजन्स हैं। जैसे कि आप लोगों को मैं थोड़ा सा पिछले लेक्चर से जोड़ना चाहूँगा कि जब 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब का इंतकाल हुआ था तो उनके उत्तराधिकारी के रूप में जो खलीफा की नियुक्ति हुई अबू बकर हुए। ठीक है, और यहीं पर इस्लाम धर्म दो भागों में विभक्त हो जाता है, शिया और सुन्नी। सुन्नी मत का मानने वालों के अनुसार अबू बकर को पहला खलीफा बनाया गया और शियाओं के अनुसार, शियाओं का कहना क्या था कि हजरत अली महोदय को, जो पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद थे, उन्हें पहला खलीफा बनाया जाए। ठीक है ना, तो यहाँ तक ये तो मैटर दूसरी तरफ चला जाएगा, शिया और सुन्नी विवाद। लेकिन
पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद सभी मुसलमानों ने इकट्ठा होकर के यह तय किया था कि इस्लाम धर्म का जो विकास करना है, इस्लाम धर्म को जन जन लोगों तक तो पहुंचाना है, इसे विश्व में फैलाना है, तो इसे हम किसी नेतृत्वकर्ता के हाथ में ही, किसी नेतृत्वकर्ता के अंतर्गत रह करके ही फैला सकते हैं। तो वह नेतृत्वकर्ता कौन होगा? वही नेतृत्वकर्ता जो पैगंबर मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी कहलाया, या उसे आप खलीफा कह लो, ठीक है ना। तो अब 632 ईस्वी में अर्थात 7वीं शताब्दी में पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद खलीफाओं ने इस्लाम धर्म को फैलाना शुरू कर दिया, जिसमें मिस्र, इजराइल, इराक, ईरान, दक्षिण अफ्रीका के कई देश और यूरोप तक ये इस्लाम को फैला चुके थे। अब अगली बारी है हिंदुस्तान की ओर, ठीक है ना। तो हिंदुस्तान की ओर भी इस्लाम धर्म को फैलाना चाहते हैं। अब ध्यान रखिएगा, इस समय जब भारत पर अरबों का आक्रमण हो रहा है, अब हम तत्कालिक कारण को सबसे पहले जानते हैं। इतिहासकार अल-बिलादरी के अनुसार, अल-बिलादरी उस समय का समकालीन है, अल-बिलादरी के अनुसार, ठीक है, उसने कहा था कि मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर आक्रमण करने का तत्कालिक कारण ये था कि अरब के व्यापारी लोग, ठीक है, हिंदुस्तान के तटवर्ती इलाकों से होते हुए श्रीलंका को व्यापार करने के लिए जाया करते थे, जिसका परिणाम क्या होता था कि सिंध के कुछ लुटेरे थे, कुछ डकैत थे, वे उनके जहाज को, उनके बेड़े को लूट लिया करते थे, उनके सामग्रियों को लूट लिया करते थे। और ध्यान रखिएगा, ये लोग नाव के माध्यम से समुद्री मार्ग को होते हुए भारत के उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती प्रांतों को पकड़ करके, ठीक है, कहाँ पर? श्रीलंका के तक व्यापार करने के लिए जाया करते थे। तो थोड़ा सा मैं एक मैप आपको बता दूं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। देखेंगे कि अगर अरब का लोकेशन लगभग ये है और ये व्यापार करने के लिए कहाँ पे आएंगे? भारत में आएंगे, ठीक है। तो भारत में कैसे आएंगे? तो भारत का जो पहले जो आज आधुनिक पाकिस्तान है, ठीक है ना, यहाँ पर श्रीलंका का लोकेशन है, ठीक है। मान लीजिए ये श्रीलंका है और श्रीलंका का जो तत्कालीन राजा था वह अरबों से ठीक ठाक अच्छा संबंध रखता था। तो इसने अरब के व्यापारी जो वहाँ से व्यापार करने के उद्देश्य से आया करते थे, तो ध्यान रखिएगा इन लोगों का यही तटवर्ती मार्ग हुआ करता था। तो आज जो आधुनिक पाकिस्तान का लोकेशन है, ये पहले सिंध प्रांत के अंतर्गत जाना जाता था और ये सब हिंदुस्तान में था, अर्थात भारत में था, ठीक है। तो यहाँ समझने का प्रयास करिएगा कि जब अरब से व्यापारी, ठीक है, हिंदुस्तान में, ठीक है, व्यापार करने के उद्देश्य से आया करते थे, तो यही तटवर्ती राज्यों के रास्ते को अपनाते हुए श्रीलंका को पहुँचा करते थे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिएगा। यहाँ पर कुछ लुटेरे हैं जो इन्हें धन संपदा, जो भी इनकी सामग्री हुआ करती थी और इसके साथ में जो भी परिवार के इनके मेंबर हुआ करते थे, क्योंकि अरब के व्यापारी लोग, ध्यान रखिएगा, ये समुद्री मार्ग से तो आ रहे हैं लेकिन इस मार्ग को तय करने में इन्हें महीनों का समय लग जाता था, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये लोग अपने साथ में अपने परिवार, अपने बाल बच्चे को भी लेकर के चलते थे, ठीक है, कि चलो इसी बहाने व्यापार भी कर लेंगे और घूम लेंगे, परिवार के साथ में रहेंगे हम सभी लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सिंध के डकैत इन सभी लोगों को नुकसान कर रहे हैं, जान माल की हानि पहुँचा रहे हैं। तो ये सभी व्यापारी क्या करते हैं? अरब के खलीफा से शिकायत करते हैं और अपनी पूरी वृत्तांत बताते हैं जो उनके साथ में पूरे रास्ते में घटित होता है, ठीक। इस समय सिंध का जो शासक है, सिंध में चाच राजवंश का शासक है, ठीक है, चाच राजवंश का शासन है, चाच राजवंश का शासन है। और चाच राजवंश के अंतर्गत यहाँ का शासक है राजा दाहिर। तो सबसे पहले अरब के खलीफा ने राजा दाहिर के पास एक फरमान भेजा और वह पूरी घटना जो अरब के व्यापारियों के साथ में घटित हो रही थी, ये सिंध के लुटेरों के द्वारा, इस पूरी घटना से राजा दाहिर को अवगत करवाया और बताया कि इन पर अंकुश लगाया जाए और इसके साथ ही साथ में जो हमारे व्यापारी वर्ग के लोग हैं जिनके साथ में जो नुकसान किया गया है इसकी भरपाई तुम करो,
ठीक है। तो राजा दाहिर ने सीधे हाथ खड़ा कर दिया, ठीक है, और उसके प्रत्युत्तर में इन्होंने जवाब दिया, ठीक है, किसे, अरब के खलीफा को, कि देखिए ये जो सिंध के लुटेरे हैं ना, ये मेरे बस में बिल्कुल भी नहीं है, इनके ऊपर मेरा कोई बस नहीं चलता है, अगर इन्हें मौका मिल जाए तो ये मुझे स्वयं लूट लें, ठीक है। तो इस वजह से इनकी जो भी गलतियां हैं उसका भरपाई मैं तो नहीं करने वाला हूं। अब सोचिए, अरब का खलीफा जो उस समय इस्लामिक दुनिया का सबसे बड़ा सियासतकार और इमामतकार होता था, ठीक है ना, मतलब कि ये लोग अपने आप को सर्वशक्तिमान समझते थे, ठीक, और उसकी बातों को एक छोटे से प्रांत का राजा मना कर दे तो उसे कितना बुरा लगेगा। वही बात हुआ, वो ईगो पे ले लिया, उसने कहा है सिंध के शासक की ये मजाल, वो मेरी बात नहीं सुन रहा है, चलिए जवाब देते हैं इसको, ठीक। तो इसी का मित्र है, आप लोगों को पता है कि इस समय इराक तक में इस्लाम धर्म फैल चुका है, और इराक का शासक था उस समय, इराक का तत्कालिक शासक था अल हज्जाज, ठीक है। तो अरब के खलीफा ने अल हज्जाज को ये आदेश दे दिया कि तुम एक काम करो, सबसे पहले सिंध के इस शासक को, ठीक है, सबक सिखाओ, आक्रमण करो पहले, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा सारी घटनाओं को, ये इतिहासकार अल बिलादरी के अनुसार हम लोग पढ़ रहे हैं। अल हज्जाज का एक भतीजा है जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम, शॉर्ट फॉर्म में मैं इसे MBQ लिखूंगा, मोहम्मद बिन क्यू कासिम, ठीक है। यह अल हज्जाज का भतीजा भी है और दामाद भी है, और महज 17 वर्ष की उम्र में जब इसके चचा अल हज्जाज ने इसे आदेश दिया कि तुम हिंदुस्तान के सिंध प्रांत पर आक्रमण करो, तो यह पूरा इराक का सेना लेकर के, सीरियाई सैनिकों को लेकर के, सेना का बड़ी संख्या में निर्माण करता है, कुछ अरब के सैनिकों के साथ मिलकर के यह एक अरब के सेनापति के रूप में भूमिका निभाते हुए कहाँ आएगा, इराक से, ध्यान रखिएगा, यह कहाँ आएगा, सिंध पर आएगा, ठीक है, सिंध पर आएगा और आक्रमण करेगा। यह इसके तत्कालिक कारण माने जाते हैं, ठीक। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक को पॉइंट आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग हर एक चीज को जीरो से उठा करके सीक्वेंस से लेकर के चलेंगे, क्योंकि दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हो उसे हल्के में मत लेना, वहाँ से रिलेटेड बहुत डीपली क्वेश्चन भी बनाया जाता है। तो चलिए मैं अब बात करता हूँ इसके संपूर्ण मैटर पर। तो हम लोग आ जाते हैं। हम लोगों ने अभी तक देखा कि मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर, अर्थात भारत के सिंध प्रांत पर 711 ईस्वी व 712 ईस्वी में आक्रमण होता है, और उसके तत्कालिक कारणों के बारे में जाना। अब मैं चीजों को आगे लेकर के चलता हूं, ध्यान रखिएगा। इस्लाम धर्म का उदय चारों तरफ हो चुका है, ये सब मैटर हम लोगों ने अभी चर्चा कर लिया। अब होता क्या है, ध्यान रखिएगा, यहां पे आते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो यहां से बनते हैं, सबसे पहले ये पॉइंट बाय पॉइंट निकाल दीजिएगा। अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को सेनापति नियुक्त कर सिंध पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। और ध्यान रखिएगा, जिस समय मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण करता है, मैंने क्या बोला कि वह महज 17 वर्ष का था जब इसने सिंध पर आक्रमण किया था। और आपको दिमाग में ये रखना है कि इस समय सिंध में चाच राजवंश का शासन चल रहा है, और चाच राजवंश के अंतर्गत यहाँ का शासक कौन है, राजा दाहिर, ठीक है। तो सिंध पर चाच राजवंश का शासक राजा दाहिर का राज्य था, जिसकी राजधानी अलौर थी। ध्यान रखिएगा, ये सिंध के कुछ प्रमुख प्रांत हैं, जिसमें सिंध की राजधानी क्या थी, अलौर थी। और सिंध के कुछ प्रमुख प्रांत कौन कौन से हैं, ध्यान रखिएगा, देवल, नीरून, रावत का किला, ठीक है, तथा मुल्तान। ये सब सिंध प्रांत के अंतर्गत आता था। और उस समय
उस समय सिंध प्रांत का प्रमुख बंदरगाह के रूप में यह देवल प्रांत माना जाता था। यह आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है कि देवल या सिंध का प्रमुख बंदरगाह कौन था। सिंध का प्रमुख बंदरगाह कौन था, तो आप नोट कर लीजिएगा कि देवल। तो आप लोगों को इतना तो पता चल गया कि सिंध के अंतर्गत क्या कौन से प्रांत हैं और यहाँ का मुख्य शासक कौन है। अब हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान रखिएगा, हमने आप लोगों से पहले ही कहा था कि हमें इतिहास को रटना नहीं है, हमें इतिहास को समझना है, हमें इतिहास को जीना है। तब हम आपको बता सकते हैं कि आप कभी इतिहास पढ़े हो या ना हो पढ़े हो, आपके इतिहास पूरे दिमाग में विस्तृत तरीके से बैठता चला जाएगा। तो अभी हमारा थोड़ा सा प्रोसीजर स्लो है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि आप साइंस बैकग्राउंड के हैं या आर्ट बैकग्राउंड से हैं या आपकी स्ट्रीम क्या है। तो इस वजह से ध्यान रखिएगा, हम जिस तरीके से अभी आपको तैयार कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, रुचि आपके अंदर बिठा रहे हैं, ठीक उसी तरीके से अपने आप को ढालते चलिए। 1 से 2 वीडियो में आपका पूरी तरीके से सीक्वेंस बैठ जाएगा कि इतिहास को हमें कैसे समझना है, किस नज़रिए से समझना है। जिस नज़रिए से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ उस चीज़ को समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोगों को देखना है कि मोहम्मद बिन का पहला आक्रमण 712 ईस्वी में सबसे पहले सिंध प्रांत में हुआ और 712 से 715 ईस्वी तक इसका पूरा शासनकाल माना जाता है। इसने इसके अंतर्गत संपूर्ण सिंध प्रांत को जीत लिया। सबसे पहले 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण देवल पर होता है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले कहाँ पर होता है, देवल पर हो रहा है, और देवल ही सिंध प्रांत का प्रमुख बंदरगाह है, ठीक है। इस समय राजा दाहिर यहाँ पर, ठीक है, देवल में है। और ध्यान रखिएगा, यह एक तरीके से बौद्ध भूमि है और हिंदुओं में ब्राह्मणों की संख्या सर्वाधिक है। देवल में ज़्यादातर बौद्धिस्ट हैं और ब्राह्मणों की संख्या सर्वाधिक है। और आपको पता है कि बौद्ध धर्म के लोग भी हिंसा से काफ़ी दूर होते हैं और ब्राह्मण भी पूजा पाठ करते हैं, तो हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से जब मोहम्मद बिन कासिम का पहली बार आक्रमण हो देवल में होता है, देवल का शासक अर्थात राजा दाहिर इस बात से अनभिज्ञ था, ठीक है, अपरिचित था, ठीक, तैयार नहीं था, तभी उसके ऊपर आक्रमण हो गया। तो राजा के पास इतनी तो सेना होती है कि आनन फानन में अपनी रक्षा कर सके, सहायता कर सके। किसी तरीके से देवल से राजा दाहिर बच निकला, भाग करके चला गया ब्राह्मणाबाद का किला, जिसे रावत का किला के नाम से भी जानते हैं। और मैं अभी आप लोगों का परिचय करवाऊंगा राजा दाहिर के बेटे जय सिंह से, इनकी बेटी, इनके पत्नी। तो अभी इस सीक्वेंस से आगे चलने दीजिए थोड़ा सा, यहाँ तक आप समझ गए। ध्यान रखिएगा, दाहिर का पुत्र है जय सिंह और दाहिर की 2 पत्नियां हैं, रानी बाई और लाडी बाई। रानी बाई और लाडी बाई। सबसे पहले जब ब्राह्मणाबाद के किले में राजा दाहिर पहुंचता है तो राजा दाहिर अपने बेटे जय सिंह को बुलवाता है, जो कि उस समय राजकुमार था, और इन्हीं दोनों बेटों को सिंध के सभी प्रांतों को संचालित करना होता था, ठीक है। मतलब कि राजा दाहिर और उसका बेटा जय सिंह, ठीक है, ये चाच राजवंश से संबंधित है और चाच राजवंश की स्थापना चाच ने किया था। समझने का प्रयास करिएगा सारी चीजों को। फिर इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने देवल पर तो कब्जा कर लिया, क्योंकि देवल के जो बौद्धिस्ट थे ये बहुत ही आसानी से हार मान लिए, यहाँ के ब्राह्मणों को भी हार मानना पड़ा और राजा दाहिर यहाँ से जान बचा करके भाग ही चुका है, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखिएगा, इसका अगला मुकाबला होता है राजा दाहिर से ब्राह्मणाबाद के किले में, और इसी ब्राह्मणाबाद के किले में मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को पराजित कर दिया। राजा दाहिर को पराजित कर दिया और उसकी हत्या कर दी, उसकी हत्या कर दी। इसकी हत्या करने के बाद जय सिंह राजपूतों की कुछ प्रमुख टोली को, ठीक है, सहायता के लिए बुलाता है और सेना का संगठन करता है और युद्ध के संचालन करने की कोशिश करता है, लेकिन वह अभी सामने नहीं आता है। तो दाहिर की जो पहली पत्नी थी रानी बाई, सबसे पहले थोड़े समय तक युद्ध का संचालन इन्होंने किया, लेकिन जब इन्हें लगा
कि ये मोहम्मद बिन कासिम का सामना नहीं कर सकती हैं, तो इन्होंने क्या किया, जौहर कर लिया। अभी आपके लिए ये शब्द नया होगा, तो हम अभी बात करते हैं कि जौहर क्या होता है। ठीक है, ध्यान देना, पहले के ज़माने में जौहर का मतलब होता है था कि जो हिंदू राजा की पत्नियां हुआ करती थीं, हिंदू राजा की पत्नियां हुआ करती थीं, जब उनका शासक अर्थात उनका पति किसी युद्ध में, किसी अभियान में जाया करता था, तो वह थाल सजा करके सबसे पहले अपने पति की आरती उतार करके भेजा करती थी। ठीक है, और जैसे ही वहां से कोई शुभ समाचार आता था तो ये लोग खुशियां मनाती थी राज दरबार में। ठीक है, और जैसे ही कोई अशुभ समाचार आता था तो ये लोग क्या करती थी, जौहर कर लिया करती थी, मतलब कि सामूहिक रूप से आत्मदाह कर लिया करती थी। इसमें राजा की जितनी भी पत्नियां होती थीं वे सभी एक अग्निकुंड, एक बड़ा सा अग्निकुंड होता था, उस अग्निकुंड में सभी रानियां बैठ जाती थी, और जौहर का कुछ नियम भी था, कुछ उसूल भी था। ये लोग पूरे अपने श्रृंगार पटार को करके, जो एक राजकुमारी का गहना होता है, पूरे गहने से सुसज्जित होते हुए यह 8 साल के बच्चों तक, मतलब कि लड़के तक भी, अगर लड़का 8 साल से नीचे तक का है उसे भी जौहर का अधिकार होता था, वह भी अग्निकुंड में इन सब के साथ में बैठ जाया करता था। लेकिन यदि लड़का 8 साल के ऊपर का होता था तो उसे युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते मरना होता था। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूं कि जौहर के बारे में आप समझ गए होंगे। अगर कहीं कंफ्यूजन होगा तो फिर से थोड़ा सा समझिएगा। जौहर का मतलब होता है कि जब राजा किसी से युद्ध करने के लिए जाया करता था तो उसकी रानियां एक अग्निकुंड बना करके सभी रानियां उसमें बैठ जाया करती थी। जब उन्हें कोई बुरा संदेश मिलता था, जैसे कि राजा की हत्या कर दी गई, अब जो है उनका दुश्मन उस राज्य पर कब्जा कर लेगा, और राज्य पर कब्जा करेगा तो जो उनके घर की औरतें हैं या तो उन्हें गुलाम बना करके रखेगा या तो उन्हें रखेल बना लेगा, मतलब कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ना करना पड़ता था। और आपको याद होगा कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे समाज में प्रारंभिक काल से ही इसका इतिहास गवाह है कि स्त्रियों को एक संपत्ति के रूप में देखा जाता था। ठीक है, महाभारत इसका साक्ष्य है। ठीक है, महाभारत आपको मैं बता दूं कि भारत की सबसे प्राचीनतम इतिहास के ग्रंथों में से एक माना जाता है। जी हाँ, महाभारत, नोट कर लीजिएगा इसे। तो उम्मीद करता हूं यहां तक अभी आप समझ गए होंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि जब राजा दाहिर की मृत्यु हो गई और उसका जो बेटा है जय सिंह, यह मोहम्मद बिन कासिम से आक्रमण करने की कोशिश करता है, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम इसे भी पराजित कर देता है, तो परिणामतः इसे जबरन इस्लाम धर्म कबूलना पड़ा। किसको? जय सिंह को सबसे पहली बार इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ा। ठीक है, इसके बाद राजा दाहिर की जो मुख्य रानियां थीं, रानी बाई ये जौहर कर चुकी थी, और लाडी बाई, ध्यान रखना ये रानियां हैं, बेहद खूबसूरत हुआ करती थीं। तो लाडी बाई को जब मोहम्मद बिन कासिम ने देखा तो इनकी खूबसूरती से मोहित होकर के इनसे विवाह कर लिया, जबरन इनसे, बलातन इनसे विवाह कर लिया। और लाडी बाई की 2 बेटियां हैं, सूर्या देवी और परमल देवी, और यह भी बेहद खूबसूरत हैं राजकुमारियां। इन दोनों बेटियों को अर्थात सूर्या देवी और परमल देवी को मोहम्मद बिन कासिम अपने गिरफ्त में कर लेता है, और ये सोचता है कि जब मैं यहाँ से वापस अरब जाऊंगा तो खलीफा को उपहार स्वरूप इन दोनों रानियों को, राजकुमारियों को भेंट करूंगा। ठीक है ना, चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न हो गया कि हिंदुस्तान का पहला ऐसा राजकुमार जिसने पहली बार इस्लाम धर्म को कबूला वह कौन था? तो जय सिंह। ये जय सिंह कौन है? तो दाहिर का बेटा जो सिंध का शासक था। ठीक है, तो सबसे पहली बार इस्लाम धर्म कबूलने वाला हिंदुस्तान में कौन था? जय सिंह। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कुछ घटनाएं घट रही हैं। घटनाएं क्या घट रही हैं? खलीफा अरब का जो खलीफा था, जो तत्कालिक शासक था, उसका तख्ता पलट हो जाता है। उसका भाई उसकी हत्या करके, ठीक है, और खलीफा के पद को धारण कर लेता है, और उसने अपने भाई के द्वारा, जो पहले का खलीफा था,
अपने भाई के द्वारा जितने भी अभियान थे, जिस अभियान पे जिन जिन लोगों को नियुक्ति करके भेजा गया था, उन सभी जगह पे एक फरमान जारी करके सबको बोला कि तत्काल सभी लोग हमारे राज्य में हाजिर हों। मोहम्मद बिन कासिम के पास भी एक फरमान आया, तो जिसका परिणाम 715 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम सिंध से वापस कहाँ चला जाएगा? अरब। अब मैंने आपसे बताया अभी यहाँ पर कुछ घटनाएं मैंने यहाँ पे रोका था, फिर हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात भी कर लेते हैं कि सर इससे रिलेटेड अभी क्या क्या हमारे एग्जाम में महत्वपूर्ण होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये सूर्या देवी और परमल देवी जो दाहिर की पुत्रियां थीं, जिसे मोहम्मद बिन कासिम क्या किया था? अपहरित कर लिया था और इसे खलीफा को भेंट करने के लिए यहाँ से अरब लेकर के गया। और ये दोनों बहनें बेहद ही चालाक हैं। अब एक बात आप ही बताइए कि सूर्या देवी और परमल देवी के पिता की हत्या कर दी गई, उनकी बड़ी माँ और अन्य रानियां मिलकर के जौहर कर ली हैं, ठीक है। पूरे घर में मातम का दौर छाया हुआ है, उनका राज ढह गया है, ठंडमंड हो गया है। तो क्या ये लड़कियां, ठीक है, अपने पिता या अपनी बड़ी माता या अपने घर के अन्य सदस्यों का बदला लेना नहीं चाहेंगी? उसके स्वयं माँ से मोहम्मद बिन कासिम जबरन विवाह कर लिया था, चाहेंगी ना? तो वही ये दोनों बहनें आपस में एक षड्यंत्र रचती हैं, आपस में दोनों बहनें बात करती हैं कि जब हम लोगों को मोहम्मद बिन कासिम यहाँ से खलीफा के सामने पेश करेगा, प्रस्तुत करेगा, तो हमको कुछ छलावा बिछाना है और उस छलावा के माध्यम से खलीफा के सामने कुछ एक्टिंग करनी है। और वो एक्टिंग क्या होगा, ठीक है, कि ध्यान देना, इन लोगों की एक्टिंग क्या होगी? जब इन्हें खलीफा के सामने पेश किया जाएगा तो ये लोग कहेंगी कि मेरा तो इज्जत आबरू लूटा जा चुका है, ठीक है, मेरा उपभोग पहले से ही किया जा चुका है, अब क्या फर्क पड़ता है कि मेरा उपभोग खलीफा करे या कोई और करे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे इशारे को। तो उसी तरीके से ये सूर्या देवी और परमल देवी को जब मोहम्मद बिन कासिम अरब के खलीफा के सामने पेश करता है तो ये दोनों बहनें ठीक वही रणनीति अपनाती हैं जो इन लोगों ने सोचा था, जिसका परिणाम अरब का खलीफा क्रोधित होकर के मोहम्मद बिन कासिम को मृत्युदंड की सजा सुना दिया, ठीक है ना। चलिए, इस तरीके से सिंध पर अरबों का आक्रमण होता है, यह सफल आक्रमण होता है, जिसका कार्यकाल 711 से 715 या 712 से 715 माना जाता है। और ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे ऑथेंटिक डेट माना जाता है 712, क्योंकि अधिकतर इतिहासकारों के अनुसार यही डेट माना जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम का हिंदुस्तान पर आक्रमण अर्थात हिंदुस्तान के सिंध प्रांत पर आक्रमण 712 ईस्वी में होता है। क्लियर। अब हम लोग सिंध पर आक्रमण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को जान लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि महत्वपूर्ण पॉइंट क्या क्या होगा, ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बार हिंदुस्तान में इस्लाम धर्म स्वीकार करने वाला राजकुमार कौन था? जय सिंह। ये जय सिंह कौन है? चाच राजवंश के अंतर्गत राजा दाहिर का बेटा, ठीक है। पहली बार सिंध प्रांत में ही जजिया कर लगाया गया था। जजिया कर, ध्यान रखिएगा, अभी सुनते चलिएगा, फिर मैं एक एक चीजों को बताता रहूंगा, क्योंकि हम लोगों को रटना नहीं है, समझना है। इतिहास को यदि रटेंगे तो बहुत ही बोझिल हो जाएगा। हर एक चीज को सीक्वेंस में समझने का प्रयास करिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या होगा, ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पर बताया भी है कि जजिया कर क्या होता है। जजिया कर एक प्रकार का किराया होता है जो इस्लामिक राज्य में इस्लामिक शासकों द्वारा, ठीक है, इस्लामिक शासकों के द्वारा गैर इस्लामिक लोगों पर लगाया जाता है, ठीक है। कुछ जगह पर, कुछ किताबों में, कुछ जगह पर अन्य मैटरों में आपको मिल जाएगा कि जजिया कर एक प्रकार का ऐसा किराया होता है जो हिंदुओं पर लगाया जाता है, लेकिन हमने यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया है गैर इस्लामिक लोगों पर लगाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इस वजह से लगाया जाता है, इस वजह से ये शब्द का प्रयोग किया गया है कि जजिया कर सिर्फ हिंदुओं से ही नहीं वसूला गया है, ठीक। जजिया कर इस्लाम धर्म के अलावा अन्य सभी धर्मों के ऊपर लागू होता है। जब हिंदुस्तान में ब्रिटिशर्स का आगमन होता है,
ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है, फ्रांसीसियों का आगमन होता है, पुर्तगालियों का आगमन होता है, तो उन पर भी ये मुस्लिम रूलर जजिया कर लगाए हुए थे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, इस वजह से जजिया कर एक प्रकार का ऐसा किराया है जिसे मुस्लिम शासक के द्वारा इस्लामिक राज्य में रहने के लिए, मतलब कि उसके शासन के अंतर्गत जो राज्य आता था वह उसे अपना इस्लामिक राज्य बनाने की पूरी तरीके से कोशिश करता था। इस्लामिक राज्य में रहने के लिए एक प्रकार से लिया जाने वाला किराया है, समझ गए आप। तो सबसे पहली बार इस्लाम धर्म को अपनाने वाला राजकुमार जय सिंह है, और पहली बार जजिया कर कहाँ पे लगा था? सिंध प्रांत में। और अगर आपसे थोड़ा सा और डीप में क्वेश्चन वो पूछना चाहे तो सिंध प्रांत में, देवल प्रांत में सबसे पहली बार जजिया कर लगाया गया था। कहाँ पर? सिंध प्रांत के अंतर्गत देवल प्रांत में सबसे पहली बार जजिया कर लगाया गया था। और ये जजिया कर उन बौद्धिस्टों से वसूला गया था, उन ब्राह्मणों से वसूला गया था जिसकी वो तपोभूमि मानी जाती थी देवल, ठीक है। यहां तक आप समझ गए। तो इसी के अंतर्गत, ठीक है, यहां पर पूछा जाता है कि भारत पर अरबों का सफल आक्रमण होने का उद्देश्य क्या था, या भारत पर अरबों के आक्रमण करने का परिणाम क्या हुआ। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, भारत पर अरबों का आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म का विस्तार करना था, और क्या था? धन को लूटना भी था, धन को लूटना भी था। तो ध्यान रखिएगा, इन दोनों पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो एक बार हम लोग क्विकली रिवीजन करते हैं, और आप अगर हमारे बातों को पूरा सुन चुके होंगे, लेक्चर को अटेंड कर चुके होंगे, तो सीक्वेंस से सारी चीज़ों को सुनिए, मिलाइए, और अगर कुछ पॉइंट छूटा भी होगा तो उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, हमारे लेक्चर को जितना कोशिश करेंगे सुनने की, क्योंकि ये स्टडी मटेरियल के रूप में आपको दे दिया जाएगा, इससे आप पढ़ लोगे। जब लेक्चर को देखोगे और मैटर को पढ़ोगे तो पूरा नोट्स बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करोगे। अब मैं गारंटी लेता हूं कि इतिहास को आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपका साइंस बैकग्राउंड रहा है पहले से, तो आपके लिए इतिहास एक बोझिल विषय होता है, लेकिन अगर इसे समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय आपका होगा। थोड़ा सा कोशिश आपको करना है, बाकी बेहतरीन करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो चलिए एक बार हम लोग क्विकली रिवाइज करते हैं इन सारी चीज़ों को। हमने आपसे बताया कि सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये मोहम्मद बिन कासिम है जो अरबों के सेनापति के रूप में भारत के सिंध प्रांत पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। और उन दिनों जिस समय यह आक्रमणकारी आक्रमण किया था मात्र 17 वर्ष का था। हम लोगों ने पहले ये बात किया, ध्यान रखिएगा। ये कहाँ से आया हुआ था? तो ये इराक के शासक अल हज्जाज का भतीजा तथा दामाद था। और चित्र के माध्यम से सारी चीज़ों को समझते चलिएगा। इस समय सिंध के शासक राजा दाहिर थे, आप लोगों को चित्र में दिख रहा होगा। सिंध के शासक राजा दाहिर थे, और पूछा जाता है कि सिंध का शासक किस राजवंश का था? तो ये चाच राजवंश के थे, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, सिंध का एकमात्र इतिहास जो सबसे ज़्यादा एथेंटिक माना जाता है, एक फतुहात उल बुल्दान है, ठीक है, और एक अली अहमद की चचनामा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग अभी की पुस्तकों पर आगे बात करते हैं। सबसे पहले पूरे मैटर को दिमाग में रखते चलिए। इसके बाद देखिए, सबसे पहले जब सिंध के शासक राजा दाहिर को पराजित किया गया था, तो राजा दाहिर के अंतर्गत जो सिंध का शासन आता था, ये आप लोगों को जितना हरा हरा पूरा एरिया दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको ड्रा कर देता हूँ। ये पूरा आप देख सकते हैं, यह पूरा सिंध प्रांत के अंतर्गत आता था, और उस समय मुल्तान भी सिंध प्रांत के ही अंतर्गत था। तो जब मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में आक्रमण किया था, तो 712 से 715 ईस्वी तक इसने संपूर्ण सिंध प्रांत पर विजय हासिल कर लिया था। अब आप ही सोचिए कि जब यहाँ का राजा ही मर गया, यहाँ का राजा ही पराजित हो गया और उसकी मृत्यु हो गई, और उसका जो बेटा है, जो अगला उत्तराधिकारी हो सकता है, जय सिंह, उसे जबरन इस्लाम धर्म कबूल करवाया गया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सभी लोग, जितने भी सामंत वर्गीय लोग होंगे,
ठीक है, जितने भी जमींदार टाइप के लोग होंगे वे सब ऑटोमेटिक मोहम्मद बिन कासिम के सामने नतमस्तक हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा उसका साम्राज्य था। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हैं जो कि सिविल के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है, नेट जेआरएफ के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है, आईएएस में कोर्ट के संबंधित चीज़ों के बारे में आता है। तो मैंने एक बार हम लोगों ने ऑल ओवर पूरा व्यूज लिया, अभी तक आपको एक भी चीज़ें रटने की आवश्यकता नहीं होगी। अब हम लोगों को देखना है कि सबसे पहली बार यहाँ से क्या क्या प्रश्न और इम्पोर्टेंट बन सकता है। तो सिंध में पहली बार जौहर व्रत का पालन किया गया, और जौहर व्रत का मतलब हमने आपको बता ही दिया कि जो राजघराने की स्त्रियां होती थी, रानियां होती थी, वो लोग सामूहिक रूप से आत्मदाह कर लिया करती थी, उसे ही जौहर कहा जाता था। मैं यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूँ। दूसरे नंबर, यहाँ पर मैंने सिंध के शासक, ठीक है, राजा दाहिर के पूर्ववर्ती शासकों के बारे में इतिहास का जिक्र किया है कि राजा दाहिर से पहले जब चाच राजवंश की उत्पत्ति हुई तो राजा दाहिर के पिता चाच थे जिन्होंने चाच राजवंश की नींव रखी, लेकिन इनसे पहले सिंध का शासक था साहसी राम, और साहसी राम का ही नौकर था कौन? चाच। तो ध्यान रखिएगा, साहसी राम सबसे पहले सिंध का शासक था और साहसी राम का नौकर था कौन? चाच। और चाच ने क्या किया? साहसी राम की पत्नी से इसका अफेयर था, और जिससे मिल करके, ठीक है, जिससे मिल करके इसने साहसी राम की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की जिसका नाम था चाच राजवंश। और थोड़े समय बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। ये लोग एक ब्राह्मण परिवार के थे, ठीक है, थोड़े समय बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसी चाच राजवंश का अगला उत्तराधिकारी कौन बनता है? राजा दाहिर बनता है। ठीक है ना, यहां पर आप समझ गए। अब आप समझोगे कि सर ये सब मैटर हमको मिलेगा कहाँ, या हमें प्रश्न में कैसे पूछा जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न में मिलान करने के लिए पूछा जाता है कि चचनामा के लेखक कौन थे। तो अली अहमद ने अरबी भाषा में चचनामा लिखा था जिसमें सिंध के चाच राजवंश का संपूर्ण इतिहास है, और इसी किताब से मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण का विवरण भी मिलता है। ठीक है ना, तो इसकी एक साक्ष्य क्या हो जाएगी? चचनामा, जो कि अली अहमद के द्वारा लिखा गया है। और दूसरा, अल बिलादरी की किताब फतुहात उल बुल्दान में भी सिंध के इतिहास की जानकारी मिलती है, क्योंकि हम लोगों ने शुरुआत में ही इनके बारे में चर्चा किया था कि जो अल बिलादरी हैं उन्होंने एक किताब लिखा था फतुहात उल बुल्दान, और इसमें इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम अर्थात अरबों का सिंध पर आक्रमण करने के तत्कालिक परिणाम बताए, जो मैंने एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताया। वो क्या था कि अरब के व्यापारी भारत के तटवर्ती इलाकों से होते हुए, तटवर्ती मार्गों से होते हुए ये लोग श्रीलंका को व्यापार करने के लिए जाया करते थे, जिससे होता क्या था कि यहाँ पर जब ये लोग पहुँचते थे इस मार्ग से, तो यहाँ पर इन्हें सिंध के कुछ डकैत लुटेरे मिल जाया करते थे, और ये लोग इनकी धन संपत्ति को लूट लिया करते थे, इनकी बीवी बच्चों को किडनैप कर लिया करते थे, अपहरित कर लिया करते थे, परेशान किया करते थे। जिसका परिणाम स्वरूप जब इन लोगों ने अरब के खलीफा से कंप्लेन किया, शिकायत किया, जो व्यापारी वर्ग के लोग थे, तब अरब का खलीफा सिंध के शासक राजा दाहिर पर फरमान जारी करता है, और पूरी घटनाओं का वृत्तांत आप कैसे घटित हुआ ये देख लिए हैं। ठीक है ना, इसी के साथ अब ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न आता है कि अरबों के आक्रमण से भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और अरबों के आक्रमण से अरब के लोगों को क्या प्रभाव पड़ता है, दोनों चीज़ों को आपको जानना है। तो ध्यान रखिएगा, जो अक्सर पूछा जाता है, और ये आपसे कूट से संबंधित चीज़ों को उठाएगा। अरब के आक्रमण के परिणाम, सिंध पर विजय के बाद अरबों ने भारत की कई संस्कृतियां अपनाई, जैसे कि बगदाद के खलीफाओं ने
कई भारतीय विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि चरक संहिता यह एक प्रकार की आयुर्वेद की प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसे कनिष्क के राजवैद्य चरक ने लिखा था। ठीक है, वैद्य चरक ने लिखा था चरक संहिता, जो कि एक आयुर्वेद की प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसे कहाँ लेकर के जाया गया? अरब लेकर के जाया गया और इसका अरबी में अनुवाद किया गया। ठीक, इसी तरीके से विष्णु शर्मा की पंचतंत्र की किताब है। पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने किया था और ये एक प्रसिद्ध उपन्यास है। और यह पंचतंत्र हिंदुस्तान से कहाँ पहुँचता है? अरब, और इसका अरबी में अनुवाद किया गया। इसके साथ ही साथ में कुछ हिंदू धर्म के प्रमुख धर्म ग्रंथ, दर्शन शास्त्र, वेद, पुराण, जिससे कि अथर्ववेद, दर्शन शास्त्र और नक्षत्र विज्ञान तथा अंक गणित जैसे महत्वपूर्ण विषयों का अरब ले जा करके इसमें अरबी में अनुवाद किया गया। ठीक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हेल्स का मानना है, ठीक है, कि जिस समय यूरोप में अंधकार का युग चल रहा था, उस समय एकमात्र एशिया का, ठीक है, ऐसा देश था जहां पर प्रकाश ही प्रकाश प्रज्वलित हो रही थी। ठीक है, और वह प्रकाश कहां से रही थी? वह प्रकाश हिंदुस्तान से आ रही थी और इनका इशारा किधर था? अरब के लोगों पर था। ठीक है, तो इस तरीके से भारत से अरब के लोगों का, ठीक है, आक्रमण करने से बहुत ही ज़्यादा लाभ हुआ, फायदा हुआ। अरब के जो खलीफा हुए, ध्यान रखना, जिन लोगों को अब्बासी खलीफा कहा जाता है, अब्बासी खलीफाओं का ये मानना था कि अगर इस्लाम धर्म के अलावा अन्य किसी धर्म में भी कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ ग्रंथ हैं, कुछ वेद पुराण हैं, कुछ वहाँ से हम सीख सकते हैं, तो वह बहुत ही ज़्यादा सीखने के इच्छुक थे। जिसके वजह से आप सोच सकते हैं, नहीं तो उन्हें हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ने की क्या आवश्यकता थी, उसको ट्रांसलेट करवाने की क्या आवश्यकता थी। ठीक है, यहाँ की चरक संहिता को पढ़ने की क्या आवश्यकता थी, पंचतंत्र को पढ़ने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन अब्बासी खलीफाओं ने यह प्रयोग कर सिद्ध किया कि अन्य धर्म ग्रंथों में बहुत अच्छी अच्छी जितनी भी, ठीक है, कॉन्सेप्ट उन्हें मिल सके, उन सभी कॉन्सेप्ट को, उन सभी धर्म ग्रंथों को एकत्रित करके उसे अपना करके अरबों का विकास करने में लगाया करते थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से भारत पर अरबों का सफल आक्रमण होता है। उसका क्या परिणाम होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है भारत पर तुर्कों का आक्रमण, और उम्मीद करता हूं इस टॉपिक को आप बेहतरीन तरीके से समझ चुके होंगे और आप नोट डाउन पर कर लिए होंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जिसका नाम होगा भारत पर तुर्कों का आक्रमण। तो यहाँ तक आप सभी लोग पूरे मैटर को प्रिपेयर कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ये स्टडी मटेरियल आपको हमारे ऐप्स पे मिल भी जाएगा वीडियो के साथ में। और इसके बाद भी अगर कोई समस्या हो, कोई डाउट्स हो, तो आप हमें TDC ऑफिशियल पर मैसेज करके, ठीक है, हमसे रूबरू हो सकते हैं, पूछ सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये हम लोग जो इतिहास पढ़ रहे हैं, ये पूरा इतिहास जो 150 लेक्चर में जाने वाला है, संपूर्ण भारत का इतिहास, इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग एक अलग अलग वीडियो में डिवाइड करते हुए चलेंगे। ठीक है ना। तो इस वजह से बिल्कुल परेशान मत होइएगा, इतिहास बिल्कुल आपको रटना नहीं पड़ेगा। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।